Hello student, good evening. Due to some certain reason or the link of our lecture has certainly automatically terminate. So now we will continue the same lecture that where we have left. जैसा कि हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर में हम जो रफनेस है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है एज पर आवर इंडियन स्टैंडर्ड, वो हम देख रहे थे। तो और जो जिस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबल का, उसमें क्या नाम है, कौन कौन से जो आपके पैरामीटर होते हैं जो सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना कंपलसरी होता है, वो हम जो है देख रहे थे। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब अगर बात करते हैं कि जैसे आपकी जो डिफरेंट मशीनिंग किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाने के लिए हम जनरली क्या करते हैं कि डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जो आपका रफनेस होता है वो अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस के लिए रफनेस की वैल्यू अलग अलग होती है। अब अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन की, तो हम अलग अलग सरफेस पे तो अलग अलग रफनेस को लिखेंगे, तो वो काफ़ी मतलब कि डिस्टर्बिंग होगा ड्राइंग में और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होगा। तो जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 1967 का रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि ये जो हम CLA वैल्यू रफनेस की लिखते हैं सरफेस के लिए, उस CLA वैल्यू को हम जो है एक सिंबल देते हैं, असाइन करते हैं, जो कि n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो सिंबल n है वो डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस के लिए इस सिंबल n की वैल्यू डिफरेंट होगी। दैट मीन्स कि मान लीजिए हमारी एक मिलिंग प्रोसेस है, उसके लिए हमने सिंबल जो है n1 दे दिया। फिर हमारी टर्निंग प्रोसेस है, उसके लिए हमने n2 दे दिया। ऐसे ऐसे डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वैल्यू n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जनरली क्या होता है कि आपको सरफेस पे अलग अलग सरफेस पे कंपोनेंट की जो डिफरेंट मशीनिंग सरफेस होंगी, उस पर क्या होगा, आपकी रफनेस ना लिख के वहाँ पे जो सिंबल होगा वहाँ पे आपको n के फॉर्म में जो है RA की वैल्यू ना लिख के n के फॉर्म में वैल्यू मिलेगी। तो वहाँ से आप कौन से n की कौन सी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग जो है आप ये पता लगा लेंगे कि ये किस मशीनिंग प्रोसेस के लिए रफनेस की वैल्यू लिखी गई है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा n है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, n1 हो सकता है, n2 हो सकता है, अप टू n12 तक जो है हम अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस के लिए n की जो RE की वैल्यू होगी वो डिफरेंट n के लिए अलग अलग होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका प्रीवियस वाला n रहेगा उसके जो नेक्स्ट वाला n होगा, दैट मीन्स जैसे कि n2 है तो वो क्या होगा, n1 का डबल होगा। फिर n3 क्या होगा, n2 का डबल होगा। और जो टॉलरेंस आपको टॉलरेंस दिया रहता है वो जनरली आपका 50 से लेके -25% तक होता है। अब एक आपको ये टेबल दी हुई है जिसमें आपका जो RA वैल्यू है वो माइक्रोमीटर में मेंशन है। उसके बाद उस पर्टिकुलर RA वैल्यू के लिए जो n की वैल्यू है वो क्या असाइन की गई है वो मेंशन है। उसके बाद कितना टॉलरेंस है वो मेंशन है। तो आइए देखते हैं कि किस वैल्यू के लिए कितना n की वैल्यू दी गई है। जैसे कि पहली वैल्यू है आपकी 0.0125, तो इसके लिए कोई भी जो n की वैल्यू है वो असाइन नहीं करी गई है, ना ही कोई टॉलरेंस दिया गया है, क्योंकि ये बेसिक रफनेस साइज है। उसके बाद बात करें दूसरी जो वैल्यू है 0.025 माइक्रोमीटर, इसके लिए जो आपकी n की वैल्यू है वो n1 असाइन की गई है और जो आपका रफनेस है वो 0.02204 माइक्रोमीटर तक दिया हुआ है। दूसरी वैल्यू आपको जस्ट 0.5 दी हुई है और इसके लिए जो n असाइन किया गया है वो n2 किया गया है और जो इसके
टॉलरेंस की वैल्यू है 0.04 to 0.8 है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 0.1, जस्ट डबल ऑफ 0.05, दैट मीन्स N1। और इसको क्या किया गया है, N3 से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसकी टॉलरेंस की वैल्यू 0.08 to 0.15 दी गई है। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट N की वैल्यू है, उसके लिए पर्टिकुलर जो है वो सेले वैल्यू के वैल्यू जो है वो क्वांटिफाई नंबर्स को यहाँ पे अलॉट किया गया है, असाइन किया गया है कि इस N की इस वैल्यू के लिए जो है आपकी सेले वैल्यू इतनी होगी और टॉलरेंस इतना होगा। इसके अलावा बात करें कि जो आपके मशीनिंग एलिमेंट होते हैं, तो उस मशीनिंग जो आपका कंपोनेंट होता है उसके एक पर्टिकुलर किसी डायमेंशन पे जो रफनेस है उसको मेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन्वर्टेड ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी हम जस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया है कि उसको हम इन्वर्टेड ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि जैसे कोई कंपोनेंट हम डिजाइन कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस कंपोनेंट का कोई भी एक पार्ट है, कोई भी एक पर्टिकुलर डायमेंशन है, वहाँ पे हमको रफनेस अगर मेजर करनी हुई, मेंशन करनी हुई, तो उसे हम इन्वर्टेड ट्रायंगल के थ्रू जो है उस रफनेस की वैल्यू को हम मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे एक नीचे टेबल दी हुई है जिसमें आपको सिंबल मेंशन है कि, और उसके बगल में जो रफनेस की वैल्यू माइक्रोमीटर में सेले वैल्यू वो मेंशन है। तो किस वैल्यू के लिए कितनी जो है कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है या कौन से सिंबल के लिए कितनी वैल्यू होगी, वो हमें पता आसानी से होना चाहिए, और हम देख के ही सिंबल हमें ये आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे रफनेस कितनी होगी। जैसे कि कोई मशीनिंग नहीं है तो जनरली आपकी रफनेस जो है वो 25 माइक्रोमीटर से कम होती है। अगर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आपकी रफनेस जो है 8 to 25 माइक्रोमीटर है। अगर आपको दो इन्वर्टेड ट्रायंगल दिए हुए हैं, दैट मीन्स कि आपकी जो रफनेस है वो 1.6 से 8 माइक्रोमीटर के बीच में आपकी रफनेस है। अगर 3 इन्वर्टेड ट्रायंगल है तो आपका जो रफनेस है वो 0.25 से 1.6 माइक्रोमीटर के बीच में आपकी रफनेस की वैल्यू वैरी करेगी। सेम अगर आपको 4 इन्वर्टेड ट्रायंगल दिए हुए हैं तो जो आपकी रफनेस है वो 0.25 माइक्रोमीटर से कम होगी। अब आइए देखते हैं, हमारे पास एक और टेबल है जिसमें आपके डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो है वो आपकी आरएमएस सीएलए वैल्यू दी हुई है। तो उसको एक बार हम ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन सी, एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा। जनरली ये क्वेश्चंस पूछे तो नहीं जाते हैं, बट एक आइडिया होना चाहिए हमको कि कितनी वैल्यू के लिए कौन सी मशीनिंग प्रोसेस होती है। जैसे कि फिनिशिंग है, अब फिनिशिंग में भी हमारी फाइन फिनिशिंग, तो जब भी आपकी फाइन फिनिशिंग होगी उस केस में जो आपका एन रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब कि जो इन्वर्टेड आपका ट्रायंगल होगा वहाँ पे जो आर ए वैल्यू होगी वो एन से रिप्रेजेंट होगी, और उस एन भी अगर N1 से लेके N4 तक कोई वैल्यू दी है, दैट मीन्स कि वहाँ पे फाइन फिनिशिंग है। यहाँ पे जो सेंट्रल वैल्यू होगी आर ए की वो 0.025 से 0.2 तक होती है। उसके अलावा जिसको आप बोलते हैं डायमंड टर्निंग, ठीक है, यहाँ पे डायमंड शेप की टर्निंग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एन होगा वो N1 से N6 के बीच में होगा, और आपकी आर ए वैल्यू अकॉर्डिंग टू एन जो असाइन की जाएगी वो 0.025 से 0.8 तक की जाएगी। ऐसे ही ग्राइंडिंग के लिए N1 से N8 तक होता है, यहाँ पे 0.025 से लेकर 3.2 तक होती है। लैपिंग या हॉर्निंग जिसको बोलते हैं, वेल फिनिश्ड प्रोसेस होती है, मतलब कि सरफेस की यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू आपको हाईली फिनिश्ड सरफेस मिलती है। तो यहाँ पे N4 से लेकर N8 तक जो है आपको वैल्यूज दी हुई रहती हैं सरफेस की, और जो आर ए वैल्यू इससे लगी हुई रहती है या इससे रिलेटेड होती है वो 0.1 से लेकर 3.2 माइक्रोमीटर की होती है। टर्निंग मिलिंग या
टर्निंग मिलिंग के लिए जो है N5 से लेके N12 तक और 0.4 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक की आपकी जो रफनेस है वो मिलती है। तो इस तरीके से जो है एक्सट्रूजन, कोल्ड रोलिंग या ड्राइंग के लिए N6 से N8 तक यानी कि 0.8 टू 3.2 माइक्रोमीटर। उसके बाद डाई कास्टिंग के लिए N6 से N7 0.8 टू 1.6। ये डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है वैल्यू है और उसके लिए आपकी कौन सी प्रोसेस है वहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी आपको बकायदा यहाँ पे मेंशन है। इसी तरीके एक और टेबल है जिसमें आपको सैंपल लेंथ कितनी होनी चाहिए किस पर्टिकुलर आरए वैल्यू के लिए और कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका आरए वैल्यू 0.8 टू 3.32 है या 0.04 टू 0.16 है ये जो है तो उसके लिए आपको सैंपल लेंथ 8 mm तक लेनी पड़ेगी और ये जनरली आपको देखने को मिलेगा गैस कटिंग और रफ टर्निंग में। टर्निंग के लिए यही सैंपल लेंथ 2.5 होती है जहाँ पे आपको जो रफनेस की वैल्यू मिलती है 0.005 से 0.02 या 0.0025 से 0.01 तक मिलती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हमारा जो रफनेस की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है और उसको अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश को हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं आइए उसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम बात करें जो हमारी सरफेस फिनिश होती है वो हमारी टोटली क्या होती है मशीनिंग प्रोसेस पे डिपेंड करती है। मतलब कि हम कौन सा मशीनिंग मेथड यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें सरफेस जो है वो प्राप्त होती है। अगर हमारी जो मशीनिंग प्रोसेस है वो रफ है उसके साथ साथ कई और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि जिनको हम कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग मशीनिंग। बात करें तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं आपकी मशीनिंग में जिनको जिनसे जो है आपकी सरफेस की रफनेस को प्रभावित करते हैं या उनसे सरफेस रफनेस जो है वो प्रभावित हो सकती है। जैसे कि आपका पहला है जो आपका कटिंग टूल होता है मतलब कि जिस टूल से आप मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है। अगर बात करें कि जो कटिंग टूल है वो उसकी स्पीड दैट मीन्स कि उसका जो एंड है जो कटिंग एज है वो कितनी स्पीड पे जो है मूव कर रहा है पास कर रहा है सरफेस को वर्क पीस के उसकी स्पीड पे जो है हमारा आपका सरफेस की क्वालिटी डिपेंड करती है। अगर हम बात करें तो जनरली जो आपका कटिंग टूल है उसकी स्पीड मीटर पर मिनट में मेजर करी जाती है। अगर जो आपकी कटिंग स्पीड है वो हाई है तो उससे क्या होगा कि हीट जनरेशन होगा। मतलब अगर आपका टूल जो है हाई स्पीड पे मूव कर रहा है तो उससे क्या होगा कि सरफेस पे हीट जनरेट होगा और वो जो हीट जनरेट होगा वो क्या करेगा टूल को क्या करेगा जो उसकी शार्पनेस है उसको कम कर देगा। एक बार फिर से समझिएगा कि अगर हमारी टूल की स्पीड जो है जो हमारा टूल है वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ दैट टूल हमारा सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा है या रफ क्या नाम है आपका जो सरफेस की यूँ कह लीजिए जो सरफेस का आपका रिलेटिव मूवमेंट होता है वो काफ़ी तेज़ होगा जिससे क्या होगा कि आपका हीट जनरेट होगा और वो हीट क्या करेगा आपका जो कटिंग टूल है उसको उसकी धार को कम कर देगा उसको ब्लंट कर देगा एक तरीके से। तो इससे क्या होगा कि जो आपका सरफेस है ब्लंट हो जाएगा तो सरफेस जो आपकी मटेरियल रिमूवल क्वालिटी है वो क्या होगी अच्छी नहीं होगी और आपकी सरफेस पे जो है वो
क्या नाम है, स्क्रैचेस आ जाएंगे और सरफेस की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। दूसरा बात करें फीड, फीड भी जो है हमारी सरफेस की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें फीड की, तो उस तरीके से जो हमारा फीड होता है, अगर हम उसकी बात करें तो एक रोटेशन में हमारा जो टूल है वो कितना आगे की तरफ लेंथ में आगे की तरफ बढ़ के और मटेरियल को रिमूव कर रहा है एक बार में, वो हमारा फीड होता है। तो फीड जो भी जिस तरीके से जितना फीड दिया जाता है वो भी हमारी सरफेस फिनिश को अफेक्ट करता है, सरफेस की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। अगर हम फीड ज़्यादा देते हैं तो सरफेस की क्वालिटी जो है, क्योंकि हमारा जो टूल है, टूल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है, अगर हम फीड ज़्यादा दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी जो सरफेस क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी। उसके अलावा अगर बात करें जो मटेरियल रिमूवल रेट है, अगर मटेरियल रिमूवल रेट अधिक है, मतलब कि ज़्यादा मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा कि स्मूथ रिमूवल नहीं होगा, जिससे कि हमारी सरफेस जो है वो क्या नाम है, डिग्रेड होगी। साथ ही साथ जो डेप्थ ऑफ कट है, अगर कितना टूल जो है मटेरियल, जिस मटेरियल को कि हम मशीनिंग कर रहे हैं उसमें कितना अंदर तक जाता है, कितना पेनिट्रेट करता है, वो होता है डेप्थ ऑफ कट। तो अगर डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा है तो वहाँ से टूल के तो टूटने के चांसेस रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ जो आपकी सरफेस क्वालिटी होती है वो भी डिग्रेड होती है। तो ये जो कुछ पॉइंट है, ये हमें जो है, हमारे ये पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यू टू ड्यूरिंग इफ वी कंसीडर द क्वालिटी ऑफ सरफेस और नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इन पैरामीटर्स को कंट्रोल में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि सतह की जो रफनेस है उसको मेजर करने के लिए, सरफेस की रफनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके होते हैं, या किस किन किन मेथड्स के थ्रू जो है सरफेस रफनेस को हम मेजर करते हैं। तो अगर इन मेथड की बात करें तो जनरली ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है कंपैरिजन मेथड और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेथड। आइए देखते हैं पहला कंपैरिजन मेथड। तो अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल जो है, ये हमारा कंपैरिजन मेथड बहुत ज़्यादा रिलायबल मेथड नहीं होता है। ये एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड सरफेस होती है उससे हम किसी भी जिस सरफेस की हमें रफनेस मेजर करनी होती है उसको कंपैरिजन करते हैं और उनको इंस्पेक्शन करके, कंपैरिजन करके हम एक तरीके से एक गेस लगाते हैं कि इसकी रफनेस कितनी होगी। अब अगर बात करें कि कोई दो सरफेसेस हैं जो सेम मेथड से बनाई हुई हैं, यानी कि जिससे हम कंपेयर, जो हमारी स्टैंडर्ड सरफेस है वो भी उसी मशीनिंग प्रोसेस से बनी हुई है और जो जिसको कंपेयर करना है वो भी उसी मशीनिंग प्रोसेस से बनी हुई है, तो वहाँ पे तो कंपेरिजन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि ये एक तरीके से हम कर ही नहीं सकते हैं। इस मेथड के थ्रू हम जो है सरफेस की क्वालिटी को मेजर नहीं कर पाएंगे। बात करें तो जो हमारा कंपैरिजन मेथड होता है उसको हम क्वालिटेटिव मेथड या गुणात्मक विधि के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें जो है कुछ मेथड्स हैं कंपैरिजन मेथड के अंतर्गत जिनको हम इस्तेमाल करते हैं सरफेस फिनिश को जो है मेजर करने के लिए। तो उसमें से पहला है टच इंस्पेक्शन, टच इंस्पेक्शन यानी कि स्पर्श निरीक्षण। दूसरा है स्क्रैच इंस्पेक्शन। तीसरा है विजुअल इंस्पेक्शन। चौथा है माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन। पांचवा है माइक्रो इंटरफेरोमीटर। सिक्स्थ है रिफ्लेक्शन मेथड और माइक्रो फोटोमीट्री। एंड लास्ट वन, सेकेंड लास्ट है सरफेस फोटोग्राफी। उसके बाद है कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। ये डिफरेंट मेथड है तो इनके बारे में हमें बहुत डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में इन मेथड में जो है जब हम किसी भी सरफेस की क्वालिटी को मेजर करते हैं मेथड में हमारा होता क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें इसके बारे में होनी चाहिए। तो अगर बात करें पहला टच इंस्पेक्शन की, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो सरफेस होती है जिसका हमें रफनेस मेजर करना होता है
उसको हम क्या करते हैं, टच करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे कि एक हमारी स्टैंडर्ड, आपकी स्टैंडर्ड सरफेस हो गई, ठीक है, और एक हमारी जिसको हमें मेजर करना है। तो हम कंपैरिजन करते हैं दोनों को टच करके कि कौन सा जो है बेहतर है दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब अगर आप टच करके किसी भी सरफेस को आप गेस करेंगे कि कौन सा सरफेस बेटर फिनिश्ड है, तो उसमें आप जनरली जो माइनर आपके जो रफनेस होंगी या माइनर डिफेक्ट होंगे उसको आप ऐसे जो है सेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो हमारी फिंगर्स होती हैं, फिंगर टिप, उसको हम 3 to 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो है मूव कराते हैं। और इससे क्या होता है कि जनरली हम 0.01 to 5 mm तक की जो इरेगुलरिटीज होती हैं उनको हम सेंस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगर हम जो फिंगर्स है उसके स्थान पे टेबल टेनिस की गेंद का भी जो है हाथ हाथ से जो है उस गेंद को हम सतह पर ऐसे मतलब कि सरकार कर भी हम रफनेस को मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमारी सरफेस रफ है अथवा जो है आपकी सरफेस फिनिश्ड है। नेक्स्ट है हमारा स्क्रैच मेथड। तो अगर हम बात करें स्क्रैच मेथड में क्या करते हैं, जो कुछ हमारे सॉफ्ट मटेरियल जैसे आपका वेबिट हो गया या आपका लैड हो गया, ठीक है, या प्लास्टिक हो गया, जो कुछ ये सॉफ्ट मटेरियल होते हैं जिनकी सरफेस सॉफ्ट होती है, उसको क्या करते हैं सरफेस पे रगड़ते हैं। और रगड़ने से जो आपकी सॉफ्ट सरफेसेस, जो सॉफ्ट मटेरियल है उनकी सरफेसेस पे किस तरीके से स्क्रैच आते हैं, उस स्क्रैच का मेजरमेंट करके या उस स्क्रैच को हम देख कर जो है ये गेस कर लेते हैं कि जो सरफेस है जिसपे इनको हमने स्क्रब किया हुआ है, रगड़ा हुआ है, वो सरफेस की रफनेस किस डिग्री की है। नेक्स्ट बात करें विजुअल इंस्पेक्शन। अगर बात करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन की, तो इसमें क्या करते हैं कि सरफेस को देखकर ही हम ये गेस करते हैं कि इसमें किस लेवल की, किस डिग्री की रफनेस होगी। इसमें क्या करते हैं कि जनरली हम एक लाइट फोर्स होता है वहां से जो है, तो अगर हम बात करें विजुअल इंस्पेक्शन मेथड की, तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो भी आपकी हाईली क्या नाम है, जो रफ सरफेसेस होंगी या जो उभरी हुई सरफेसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, चाहे आप अगर डे लाइट की बात करें या किसी भी प्रकार की जो लाइट होती है उसको वो हाईली जो है रिफ्लेक्ट करती हैं रेदर देन द फिनिश्ड सरफेस। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जहाँ पे रफनेस अधिक होता है वो हम जब विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं तो वहाँ से जो लाइट है वो ज़्यादा अमाउंट में रिफ्लेक्ट होके आती है। तो जहाँ से ज़्यादा अमाउंट में लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है वहाँ पे हम ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे सरफेस जो है हमारी ज़्यादा रफ है। और जहाँ से कम लाइट आती है उस वो कंपेरिजन टू दैट सरफेस कम रफ होती है। लेकिन अगर हम बात करें इस मेथड के थ्रू जो आपकी थोड़ी सी भी आपकी फिनिश सरफेस होती है उस पे हम जो है ये गेस नहीं कर पाएंगे कि रफनेस का लेवल क्या है या रफनेस किस डिग्री का है। मतलब अगर सरफेस हल्की रफ है तो वहाँ से जो अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसे भी इंस्पेक्शन के थ्रू हम गेस कर सकते हैं कि ये सरफेस कितनी रफ है। अब देखिए अगर जो इंस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो हर अकॉर्डिंग टू पर्सन जो आपका रिजल्ट है वो वैरी करेगा। कोई पर्सन होगा वो कहेगा कि ये ज़्यादा रफ है, कोई कहेगा कम रफ है। मतलब एक तरीके से देखिए कोई भी ये जो आपकी क्वांटिटी मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड, यहाँ पे कोई भी आपको एक फिक्स जो है आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वो नहीं मिलने वाली है, एक कंपैरेटिव वैल्यू मिलेगी और जो कि टोटली जो है गेस पे ही डिपेंड है। तो जो रिमेन मेथड्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो
अदर मेथड है मेजरमेंट ऑफ रफनेस, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।